प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और किसान की बात कार्यक्रम की एक और कड़ी लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। दोस्तों, हमारे जीवन पर बहुत सारी चीज़ें जो असर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण पर, हमारी मिट्टी पर और सब चीज़ों पर असर करती हैं। उनमें से पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका सभी पर असर होता है। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं कि खेती बाड़ी की, इसमें जब बात जुड़ जाती है अरविंद, तो उसमें आजकल जो हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, हर साल इन दिनों में जो है एक परेशानी, एक समस्या जो है लगभग हम सभी को घेर लेती है और वो होती है प्रदूषण से जुड़ी हुई, और वो प्रदूषण बनता है पराली से। जी हाँ, और पराली का जो प्रबंधन है, उसका जो निदान है, उसको जलाने से जो प्रदूषण होता है उसका निदान हम लोग लगातार ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ, और बहुत सारे तकनीकों के सहायता से और बहुत सारी क्रिएटिविटी की सहायता से हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं, किसी उपयोग में आ जाए जिससे कि पोल्यूशन कम हो। क्योंकि उसका जो पर्यावरण पर जो असर है वो सीधे सीधे हमारे ऊपर असर पड़ता है, साथ ही पशु पक्षियों से लेकर हमारी मृदा पर भी असर पड़ता है। कोमल, हम लोग प्रदूषण की समस्या है वो सिर्फ पराली के अलावा और भी तरह की है जिनसे हम जूझते हैं, जिनमें प्लास्टिक की समस्या भी हो, वो भी एक तरह का पोल्यूशन है जी। और जिसका हमने बहुत तरह के समाधान निकाले हैं, जैसे कि हम उन्हें रिसाइकिल करते हैं क्योंकि डिकम्पोज होने बहुत टाइम लगता है उन्हें, तो हम उनसे सड़कें भी बना रहे हैं, कपड़े भी बना रहे हैं, सजावट की चीजें ही बना रहे हैं और उनको दोबारा से ही प्लास्टिक के रूप में प्रयोग भी कर रहे हैं रिसाइकिल कर। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप उनको रिसाइकिल करके वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत है तो उन चीज़ों को ढूंढने की, उन तरीकों को ढूंढने की और उनको इस्तेमाल में लाने के लिए। अब जैसे कि हम देखते हैं कि पराली जो होती है अरविंद, वो हर किसी को नुकसान पहुंचाती ही है, फिर चाहे वो कोई सामान्य नागरिक हो या हमारे खेत हो या खेत में काम करने वाले हमारे किसान, जो भी है उन सभी को इस पराली का भरपूर नुकसान होता है अगर वो किसान इस पराली को जला देते हैं तो। और अगर हम खेत की बात करते हैं उसमें तो अरविंद हमारे खेतों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो खराब हो जाती है। वायु प्रदूषण तो होता ही है जिससे कि वो बहुत दूर तक फैल जाता है वो वायु प्रदूषण। अब जैसे आसपास के राज्यों में अगर होता है तो सिर्फ एक राज्य में होने से बहुत सारी जगहों पर वो फैल जाता है। तो ये नहीं है कि आपने अपने खेत में पराली जलाई तो सिर्फ आपके खेत का नुकसान हुआ, उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, अलग अलग जगहों पर नुकसान होता है। तो ये वो समय है कि जब हमें बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोचना है कि हमें इसका प्रबंधन करना है और लगातार करते चले जाना है। जी हाँ, प्रबंधन के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जो पराली है हम उसको किस और रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें उसे जलाने की ही आवश्यकता ना पड़े। चाहे उसे डिकम्पोजर की सहायता से खत्म करना हो या उसका रूप परिवर्तित कर टाइल्स बनानी हो या सजावट का सामान बनाना हो या फिर उससे फ्यूल बनाने की भी जो बातें हो रही हैं वो बहुत ज़रूरी है। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा विषय भी है। और आज इस विषय के साथ और कार्यक्रम के साथ आपके हम दो दोस्त भी हाजिर हैं। मेरा नाम है अरविंद और मैं हूं आपके साथ कोमल।
जी हाँ, और आज का जैसे कि विषय है, समझ ही गए होंगे, वो है हमारा जी पराली हाँ, प्रबंधन। पराली प्रबंधन। और जैसे कि अरविंद हम बात कर रहे हैं किसानों की, खेतों की, तो कई बार क्या होता है कि जहाँ से समस्या शुरू होती है, जहाँ से परेशानी शुरू होती है, समाधान भी वहीं पर होता है। तो क्यों ना हम किसानों की राय इस विषय पर जानें कि पराली प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है। जी हाँ, विषय और हमेशा विशेषज्ञ हमेशा हमारे साथ होते हैं जो आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन जो हमारे किसान मित्र हैं, वो सालों से खेती कर रहे हैं, जी। उनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीधे उनसे जानते हैं। और यही हमारा कार्यक्रम भी है, फसल के रंग किसान के संग, जिसमें हम अपने किसान मित्रों के बीच जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत, जिसमें किसानों के जो पराली प्रबंधन के विषय पर जो है वो बातचीत कर रही हैं संध्या गुप्ता। नमस्कार, फसल के रंग किसान के संग के एक नए अंक में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करते हैं पराली प्रबंधन पर। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं परमिंदर बोल रहा हूँ गुरदासपुर से, पंजाब से। जब तक किसी चीज की वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हम, तब तक उसको वेस्ट ही समझा जाता है। जैसे कि पराली अभी बिकती नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि पराली को एक दिन हम एक उसकी वैल्यू क्रिएट करें ताकि वो फैक्ट्रीज के अंदर बिकनी शुरू हो। जिस दिन ये बिकनी शुरू हो जाएगी तब ये जलनी बंद हो जाएगी। प्लांट 10 साल में इसका मशीनरी खुद डिजाइन करा है और इसका प्रोसेस भी खुद डिजाइन करा है। पहले एक प्रोडक्ट पे काम किया, तो इसमें पराली से बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जो अभी टारगेट प्रोडक्ट है हमारा, वो है जिप्सम का रिप्लेसमेंट। जो छतों में 2x2 की टाइलें लगती हैं, उसका एक रिप्लेसमेंट देने जा रहा हूँ मार्केट में 6 महीने के अंदर अंदर। एक तो जिप्सम से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा और उसमें एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि वो फायर प्रूफ है, बायोडिग्रेडेबल है और वाटर प्रूफ भी होगा। और उसका थर्मल कंडक्टिविटी इतना अच्छा है, अगर हिमाचल में आप यूज करते हैं वो प्रोडक्ट को, तो छतों से आने वाला मॉइस्चर और ठंड को दोनों रोकेगा। अगर आप राजस्थान में यूज करोगे उसको, तो छतों से आने वाली गर्मी को नीचे रूम में एंटर नहीं करने देगा। कुछ तो राइस के स्ट्रॉ में थर्मल कंडक्टिविटी वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इसमें सिलिका काफी होता है, ठंड को और गर्मी को दोनों को रोकने में काफी अच्छा रहता है। 6 महीने और साल के अंदर अंदर आप अगर फेंक भी देते हैं इसको, 15-20 साल की इसकी लाइफ है। अगर 15-20 साल यूज करने के बाद आप जमीन में या कहीं भी बाहर फेंक देते हो, तो सनलाइट के साथ इसके ऊपर जो एक कोटिंग दिया गया है वो अल्ट्रावायलेट रेज से खत्म हो जाएगा और 6 महीने साल के अंदर अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगी। मैंने इस पे टेस्ट करे हुए हैं कि जो रेडी हमारा प्रोडक्ट है उसमें 20% मिट्टी मिला के मैंने घर में प्लांटेशन करी हुई है और प्लांट्स काफी अच्छे चल रहे हैं, ताकि यही टेस्ट करने के लिए कि ये टॉक्सिक तो नहीं है, ये मतलब एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा है किसी भी एंगल से। तो ये 10 साल के अंदर अंदर मशीनरी भी इसका खुद डिजाइन करा है, इस टाइप का डिजाइन करा है कि इसमें आप कोई भी फाइबर ले आओ, जैसे आप व्हीट का स्ट्रॉ, राइस का स्ट्रॉ, अगर आप बनाना फाइबर को मशीनरी में यूज करके उसकी 2x2 की टाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो भी हो सकती है। मशीनरी का प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का इतना सिंपल बनाया गया है कि आप 50% से 70% वुमेन्स को भी जॉब में रख सकते हैं, वो भी इंडस्ट्री रन कर सकते। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का भी टॉपिक मतलब कवर करेगी ये इंडस्ट्री। और इसमें पोल्यूशन के नॉर्म्स भी पूरे रखे गए हैं कि इसमें पोल्यूशन का भी कोई फैक्टर नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में हम कोशिश ये भी करेंगे कि पराली को यूज करके फायरवुड एज अ फायरवुड बॉयलर में यूज करेंगे। ये तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो हमारे पूरा नॉर्दर्न रीजन है, जो हमारा कंट्री का एनवायरनमेंट ही बचेगा, इससे बढ़िया और क्या। IIT रोपड़ वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मेरे को 5 लाख का इंक्यूबेशन में सपोर्ट करा है 2 साल पहले। ट्रेडमार्क मेरे को मिल चुका है। जल्दी ही 6 महीने के अंदर अंदर प्रोडक्शन प्लांट, जो इंडिया का पहला प्रोडक्शन प्लांट होगा, ये शुरू कर देंगे। परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पराली प्रबंधन पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। एक और किसान मित्र हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। मैं गुरमुख सिंह, गांव रंगीलपुर, जिला गुरदासपुर, पंजाब से हूं। पिछले काफी लंबे समय से कुदरती खेती करता आ रहा हूं। जैसे धान की अगर बात करें तो अभी ये बहुत बड़ी समस्या है पंजाब या और भी देश के कई प्रांत है जहां धान की कटाई के बाद जो है पराली जो रहती है, जब कंबाइन हार्वेस्टर फसल काट देती है, हार्वेस्टिंग के बाद उस पराली को
अगली फसल बोने के लिए, खेत तैयार करने के लिए सब पराली को आग लगा दी जाती है। मिट्टी और फसल की दोनों की एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम को अगर हम तोड़ दें तो उससे जो है सॉइल हेल्थ में बिगाड़ पैदा होगा। जब हम फसल खेत में बोते हैं तो उसमें फसल पैदा होती है, तो उसमें अनाज मिलता है और उसके साथ हमको उसका पुआल, पराली भी मिलती है। कोई भी क्रॉप हो, चाहे गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, जो भी है, उसमें जो है दाने भी रहते हैं, उसका वो स्ट्रा भी रहता है। और जब वो खेत से जो फसल उगती है तो वो मिट्टी से ही न्यूट्रिएंट्स जो लेके फसल का बढ़वार होता है, वो बढ़ती है। और फसल उसने मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, अगर हम उस खेत की फसल में से अगर दाने जो है उसको ले लें और बाकी का जो पुआल जो है उसको हम खेत में ही छोड़ दें, मिट्टी में ही मिक्स कर दें, तो उससे जो है वो इकोसिस्टम मेंटेन हो जाता है। क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, बहुत बारीक रहते हैं मिट्टी के। उनकी जो खुराक जो है वो बायोमास ही है, और बायोमास खेत में देने से जो सॉइल की हेल्थ है वो बढ़िया रहती है। जितने उस मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या अधिक होगी और जितने जीवाणु आपके तगड़े होंगे, उतना आपका जो अगली क्रॉप जो है आने वाली अच्छी आएगी। तो ये जो सिस्टम को हम मेंटेन करने के लिए हम अपने खेत में क्या करते हैं, वैसे तो हम जो है क्रॉप रोटेशन से फसल बोते हैं। जिस खेत में इस साल धान है, अगले साल उसमें धान नहीं आएगा, उसमें दूसरी फसल आएगी, चाहे वो दाल हो, चाहे तिलहन हो। ऐसे करके हम उसको क्रॉप को जो है रोटेट करके बोते हैं, जिससे सॉइल हेल्थ को हमको अच्छा रखना रहता है। दूसरी बात, हम कोई भी फसल बोएं, चाहे वो धान है, मक्का है, गेहूं है, सबका यत्न करते हैं कि उसका जो पुआल जो है वो खेत में मिट्टी में ही मिक्स किया जाए, जिससे हमारी मिट्टी की जो सेहत बढ़िया रहेगी। और वो पुआल में आग लगाने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हुआ मिट्टी का, और उसके अलावा जो मित्र कीट खत्म हुए और वातावरण दूषित हुआ। वो न्यूट्रन जो है वो मिट्टी को मिलने थे, लेकिन जलाने के बाद वो न्यूट्रन भी हमने खत्म कर दिए। तो ये जो चीज है, हम किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि हमको कभी भी अपने खेत में जो भी उस खेत की फसल लेने के बाद, अनाज लेने के बाद जो बचता है, उसको कभी भी आग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ये समझते हो कि हमको जो है प्लेन एकदम ट्रैक्टर सही से चले, हमारा जो हल चलाने में दिक्कत ना हो, तो आप उसको पुआल को एक खेत के किनारे में किसी कोने में आप इसको इकट्ठा कर सकते हो। उसको इकट्ठा करने से वो साल भर में जब बरसात होगी और वो जो सब वो गल सड़ जाएगा, उसके बाद उसको खींच के अंदर खेत में कर लेना। हम भी ऐसा ही करते हैं। जैसे कुछ फसलें रहती हैं तो उसमें हमको जो है मिट्टी को थोड़ा अच्छा बनाना रहता है, हम वो जो पुआल है एक जगह ढेर बना देते हैं मेड़ के कोने में। तो उसको बाद में जो है वो एकदम जब गल जाता है तो, और ट्रैक्टर में जो ये जो रहता है करा हम लोग बोलते हैं, उसको लगा करके वो पूरा खेत में बिखेर देते हैं। गुरमुख सिंह जी, फसल के रंग किसान के संग के इस अंक में पराली प्रबंधन पर अपने विचार साझा करने के लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। एक और किसान मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं बटाला तहसील है, वहाँ में मेरा गांव है सरवाली। हम छोटे किसान हैं। 6-6.5 एकड़ जमीन पर हम बासमती की बुआई करते हैं। कभी कभी 2-1 एकड़ हम परमल की वैरायटी धान की जो है वो भी लगा लेते हैं। तो हम जुलाई के दूसरे हफ्ते में इसकी जो रोपाई है वो करते हैं। जो हमारा पिछले 10-15 साल का तजुर्बा है, तो ये हम उसकी जो कटाई है बासमती की, वो हम करते हैं जाके नवंबर के दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते के शुरू में। उसके बाद फिर हम ये जो बाकी जो बचता है कटाई के बाद पराली, जहाँ जिसको हम जो अवशेष रहते हैं फसल के काटने के बाद, तो उसको हम पिछले लगभग 9-10 साल से तो बिल्कुल जलाते नहीं हैं। अलग अलग ढंग तरीके हैं।
अभी जो मशीनें प्रचलित हुई हैं पिछले कुछ सालों में। 2015-16 में तो एक ही मशीन थी, रोटावेटर टाइप मशीन थी वो, उसी से हमने खेत में पराली को जो मिक्स करना शुरू किया था। उसके बाद फिर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का एक कॉम्बिनेशन आया था 2 मशीनों का। उसमें एक श्रेडिंग मशीन थी जिसको श्रेडर बोलते हैं, पराली है इसकी श्रेडिंग कर देती थी। उसके ऊपर आप हैप्पी सीडर जो मशीन है कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित थी, उसके द्वारा आप सीधी उस पे गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल में एक सुपर सीडर नई मशीन आ गई, तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से पराली को बीच में ही मिक्स कर देती थी, मिट्टी में ही मिला देती थी। उससे भी हमने इसकी बिजाई की है। हमने देखा है कि जो हमारी पिछले 5-6 साल में 9-10 साल के करीब हो गए ऐसा करते हुए, तो जो पिछले 5-6 साल में जो हमारे रिजल्ट्स हैं गेहूं के उत्पादन के, इस विधि द्वारा धान की कटाई के बाद पराली को जो हम खेत में मिक्स कर देते हैं, जहां सीधी गेहूं की बिजाई करते हैं, तो उससे उत्पादन हमारा बड़ा है। हाँ, अगर 1 क्विंटल भी बड़ा है खेत का पर एकड़ का, या 2 या 3 क्विंटल तक बड़ा है जी, इससे उत्पादन हमारा। वैसे तो हम पहले ही पिछले 45 साल हो गए हमको खेती करते हुए, शुरू से हमने ये देखा है, खास तौर से सन 1985 के बाद गुरदासपुर जिले में ज्यादा धान की रुपाई शुरू हुई। तो पहले तो काफी ये घरेलू हमारी खपत रहती थी, हर घर में पशुओं के इस्तेमाल के लिए कुछ हम ब्रीक उसको काट के टोके से, तो उसको पशुओं को खिलाने के लिए भी मिक्स करते थे, और एक सूखे के तौर पे जो पशुओं के नीचे बिछाने के लिए, और काफी, और इसमें और भी कई काम जो हम पराली से लेते थे। तो उसके देखते देखते इसका प्रचलन बढ़ा। नहीं तो हमारी होश में हम देखते थे कि कभी भी हम खेतों से पराली पूरी एक हम उसका जो तिनका था वो भी उठा लेते थे। तो फिर धीरे धीरे जब ये इसकी खपत कम हुई, तो लोगों ने इसको खेत में थोड़ा जलाना शुरू किया, पहले 1, फिर 2, फिर देखते देखते सभी लोगों ने। अभी पिछले 10 साल से हम बिल्कुल नहीं इसको जला रहे, मैं अपनी बात बताऊं तो। और जो नए ढंग तरीके हैं उसके हिसाब से हम ये गेहूं की सीधी बिजाई इसके बाद कर देते हैं। हमारी जमीन से जो हम इतना कुछ ले रहे हैं, हम उसको अगर ये पराली भी ना दें, ये अवशेष भी ना दें, तो हमारा जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है उसके लिए हम जो केवल रासायनिक खादों पर निर्भर करेंगे तो वो बहुत खराब खुद भी लगता है और खराब हो भी रहा है, हो भी जाएगा। और पराली की जो मल्चिंग हो जाती है, जो मशीनें आई हैं जो ऊपर एक जमीन के ऊपर तय बिछा देती हैं इसको बारीक काट के, तो पहले के शुरुआती 2-3 साल में, पहले 2 साल में तो हमने बिल्कुल इसकी कीटनाशक का भी प्रयोग नहीं किया। ये है कि हम एक ग्रुप में, हम एक समूह में काम करते हैं। बड़ा समूह है इधर गुरदासपुर में हमारा कुछ किसानों का, जिनको हम उद्यमी किसान समूह बोलते हैं, नौजवान उद्यमी किसान समूह। तो उनके पास, हमारे पास समूह में मशीनें हैं, तो जो समूह के जो किसान हैं वो ही आकर हमारी बुआई कर जाते हैं। ये पराली प्रबंधन में हमको सहायता करते हैं इसको, तो ना हमको खेत में हल चलाना पड़ता है, तो इससे जो हमारा खर्चा है, इनपुट कॉस्ट है जो गेहूं की बुआई का, वो भी कम हो जाता है। बेसिकली ये समस्या जिस पे हम बात कर रहे हैं तो पराली की, ये जो धान का जो अवशेष बचता है उसकी है, लेकिन उससे हमारा अगली फसल का जो खर्चा है वो बहुत कम हो रहा है और हुआ है। धीरे धीरे हमने पिछले 4-5 साल में हमने ये जो रासायनिक खाद डालते हैं, आधा से 1 बोरा प्रति एकड़ में हमने वो कम की है। आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग का यह अंक यहीं संपन्न करती हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार। जी हाँ, फसल के रंग किसान के संग में अभी हमारी सहयोगी संध्या गुप्ता बातचीत कर रही थी हमारे किसान मित्रों से, और वो बता रहे थे किस तरह से पराली प्रबंधन में वो लोग लगे हुए हैं और कैसे इस जो समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है। बहुत सारे तकनीक, उद्यमिता भी इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो सभी मिलकर के ये जो समस्या है पराली प्रबंधन की जो है, इससे निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, और बहुत सारे काम में जुटे हुए हैं। इस तरीके से लोगों के अपने अपने सुझाव हैं, लेकिन जिस तरीके से पराली का प्रबंधन हो जाए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, चाहे विज्ञान के स्तर पे हो, किसान के खुद के स्तर पे हो, या सरकार के स्तर पर, सभी इसमें लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्दी हमें इस समस्या से निजात मिलेगी, और जो समस्या है पोल्यूशन की, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में। और पराली के ऊपर बात करना जो है आजकल बहुत ज़्यादा समसामयिक है अरविंद। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक समय होता है जब पराली की समस्या की जो एक जिन है वो निकल आता है और उसकी समाधान में भी लगे रहते हैं। और जिससे हमने आज कार्यक्रम में जो हमारी सहयोगी थी उन्होंने बातचीत की जो किसान मित्रों से भी, और हमने भी इस पर कुछ चर्चा की, उससे साबित यही होता है कि काम हो रहा है लगातार और इसका समाधान भी ज़रूर होगा और वो हर स्तर पर जारी है और धीरे धीरे हम इस समस्या से निपट लेंगे। क्योंकि अगर आप पीछे जाकर देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो चाहे प्रदूषण की हो या कचरा प्रबंधन की हो या प्लास्टिक प्रबंधन की, धीरे धीरे हम उनसे जो है पार पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप इस समय के साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल लें, फिर चाहे वो किसी भी विषय से जुड़ी हुई हो, तो समय के साथ साथ आप अगर समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे तो ये सिर्फ ना आपके खेतों के लिए अच्छा होगा, बल्कि खराब प्रदूषण स्तर बढ़ता चला जा रहा है वो भी एक अच्छे स्तर पर आ जाएगा। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जी हाँ, खेती किसानी की बात हो रही है और कुछ ऐसे सुझाव भी होते हैं जो हमारे किसान मित्रों के बहुत काम आते हैं, जिनसे उनकी फसल और बेहतर हो सकती है। ऐसे कुछ सुझाव आज हमारे पास हैं। तो कोमल, क्या हमारे किसान मित्रों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। अगर साप्ताहिक मौसम पर आधारित जो कृषि संबंधी जो सलाहें हैं वो समय समय पर दी जाती हैं, और हमारे किसान मित्र अगर उन सलाहों को माने, उन पर अगर अमल करें तो उनकी खेती बाड़ी काफ़ी अच्छा उनको दे सकती है फ़ायदा। तो अगर किसानों की बात करें तो इस समय खरीफ फसलों में धान के बचे हुए अवशेषों को यानी कि पराली को बिल्कुल भी ना जलाएं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन दिनों यही है अरविंद, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण तो ज़्यादा होता ही है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी होती है, जो कि आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहा है। और इससे भोजन बनाने में कमी आती है और इस कारण फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, क्योंकि पराली जलाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। जी हाँ, इसलिए किसानों को सलाह भी दी जाती है कि धान के बचे हुए जो अवशेष यानी पराली को ज़मीन में मिला दें। इससे जो मृदा की उर्वरकता है वो बढ़ती है। साथ ही ये पलवार का भी जो काम करती है, जिससे कि मृदा में नमी का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कम होता है, और जो नमी है वो मृदा को संरक्षित रखती है। धान के जो अवशेष हैं उसको सड़ाने के लिए पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग आप कर सकते हैं, 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से। और किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि धान की पकने वाली फसल, जैसे कुछ किसानों ने अभी तक धान की फसल को काटा नहीं है, अगर उनकी फसल कटने वाली है तो कटाई से 2 सप्ताह के पहले ही उनको सिंचाई बंद कर देनी है। फसल कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन खेतों में सुखाकर गहाई कर लें, और उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सुखाने के बाद ही उसको भंडार घर में अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद रखें। ये थे कुछ सुझाव जो हमारे किसान मित्रों के जरूर काम आएंगे। और दोस्तों, फसल की कटाई की बात जैसे आप कर भी रहे हैं, तो फसल की कटाई जहाँ होती है वहाँ पे संगीत एक लोकगीत के माध्यम से ज़रूर आता है, क्योंकि लोकगीत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमेशा। चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी सीज़न हो, बुवाई का हो या कटाई को, लोकगीत ज़रूर जो है
गाए जाते हैं। बिल्कुल। और लोकगीतों की बात करें तो ये जो समय जो चल रहा है अरविंद, ये भी त्योहारों का मौसम चल रहा है और कहते हैं कि त्योहार जो होते हैं हमारे किसानों से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जब भी कोई त्योहार आते हैं तो वो खेतों में उस समय पर कोई ना कोई कटाई हो ही रही होती है। जी हाँ। मेले की सैर करा दे बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी, मेले की सैर करा दे बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी, मेले की सैर करा दे बलम तेरे हाथ जोड़ कहरी। मेले में घूम के आऊंगी, मेले में घूम के आऊंगी, मेले में घूम के आऊंगी, घूम के लाऊंगी लाल किला बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी, मेले की सैर करा दे बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी। झूले में झूल के आऊंगी, झूले में झूल के आऊंगी, झूले में झूल के आऊंगी, कराऊंगी आसमान की सैर बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी, मेले के खाऊंगी चाट पकौड़ी में, खाऊंगी चाट पकौड़ी में, खाऊंगी चाट पकौड़ी में, जलेबी लाऊंगी अपने साथ बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी, मेले की सैर करा दे बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी। मिलाऊंगी रेणु बरमन को, मिलाऊंगी रेणु बरमन को, मिलाऊंगी रेणु बरमन को, सुनाऊंगी गीत में सारी रात बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी, मेले की सैर करा दे बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी, मेले की सैर करा दे बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी, मेले की सैर करा दे बलम मेरे हाथ जोड़ कहरी। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और आज हमने बात की कार्यक्रम में पराली प्रबंधन से जुड़े हुए जो गंभीर विषय है उसके बारे में आज हमने कार्यक्रम के दौरान बातचीत की। लेकिन अब जो है हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है अरविंद, तो अपने श्रोताओं से लेते हैं यहाँ पर विदा। जी हाँ कोमल, और दोबारा एक नए विषय के साथ आएंगे और उस पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए मुझे अरविंद और कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान